सिंपल इंटरेस्ट पे भी 2 शीट आएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 शीट आएंगी। और बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग, मजेदार और लॉजिकल टॉपिक है। जैसे ये क्या क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम वुड बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक टंकी जो है 3 पाइप द्वारा कितने समय में भर जाएगी, जिनके डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, एक सही कोटा 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अगर तीनों पाइप को एक साथ रनिंग टुगेदर एक साथ ओपन कर दिया जाए। व्हेन द लार्जेस्ट एलोन फिल इट, सबसे बड़ा पाइप जो है इसको यदि 122 मिनट में भरता है, कितने मिनट में भरता है लार्जेस्ट पाइप, 122 मिनट में। और ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग जो है ईच पाइप में, वो प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के। हालांकि ये बात क्वेश्चन में बता दी गई है पर कभी कभी मेंशन नहीं करता है। जैसे मैं आपके सामने पाइप बनाऊं, जैसे कि यहां पे मैं आपके सामने पाइप बनाऊं, तो आप ये बात जानते हो कि जितना बड़ा पाइप का ये वाला मुंह होगा, जितना बड़ा पाइप का एक क्रॉस सेक्शन होगा, पाइप का जो छेद है जिसमें से पानी निकलता है, जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा, जितना बड़ा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतना ही ज्यादा पानी आपका इस पाइप से बाहर निकलेगा। मतलब पाइप की जो एफिशिएंसी है वो सीधा सीधा डिपेंड करती है इस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल होता है ना, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। मतलब पाइप्स की जो एफिशिएंसी है वो जो है डिपेंड करती है एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एफिशिएंसी पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, पाई तो कांस्टेंट है। मतलब एफिशिएंसी जो है पाइप्स की वो उनकी रेडियस के स्क्वायर में होती है या फिर डायमीटर के स्क्वायर में होती है। क्लियर है ना, बात समझ में आई। हालांकि यहां पर उसने लैंग्वेज लिख दी है, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में एग्जाम में ना लिखे, कि यहां पे आप सीधा सीधा समझ जाना कि जो 3 पाइप है इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो उनके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में होगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें किसी भाई को। अच्छा, अब जैसे यहां पे एक का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 1 से 1/3 यानी कि 4/3 सेंटीमीटर, और तीसरे पाइप का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा जो पाइप है ये है थर्ड वाला 2 सेंटीमीटर। अब ये इनके डायमीटर है, तो इन तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी का रेशियो, इनसे जो पानी निकल रहा है वो किस रेशियो में होगा, वो तो इनके स्क्वायर के रेशियो में होगा ना। इतनी बात तो सभी भाई जानते हैं हमारे। 1 स्क्वायर रेशियो 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16/9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9:16:36 ये आ जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी का रेशियो। तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा कि तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को कितने टाइम में भर देंगे। अब ये देखो लार्जेस्ट पाइप है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट पाइप की एफिशिएंसी, जो सबसे बड़ा पाइप होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। ये 36 इसकी एफिशिएंसी है, 122 मिनट में पूरा सिस्टम भर देता है। तो सिस्टम की कैपेसिटी इतनी हो जाएगी ना। अरे टोटल वर्क की तरह निकालो ना, टोटल वर्क 36 गुणा 122। तो अगर तीनों पाइप मिलकर काम करेंगे तो पूरे सिस्टम को 16 और 9 25, और 25 और 36 कितना 61 एफिशिएंसी के साथ तीनों सिस्टम, तीनों पाइप इस सिस्टम को कितने समय भर देंगे, 61 दूनी 122 और 36 दूनी 72 मिनट, यानी कि 72 मिनट। 72 मिनट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो भैया आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बिपाशा देखो, जो रेडियस का रेशियो है, जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है। आप मुझे बताओ, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल ही तो होती है। जब मैं रेशियो लूंगा तो ये तो दो तो कट ही जाना है ना। जो आपकी रेडियस का रेशियो आता है वही आपके डायमीटर का रेशियो आता है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा सीधा रेडियस के स्क्वायर में होगा या फिर डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे कराने पड़ेंगे क्या क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको जो अच्छे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो करा देता हूं। सवाल नंबर 37 ये बनाइए। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा कैट के एग्जाम का पूछा हुआ है, कि कैट 2018 का सवाल है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। हमारे लिए सब इजी है। स्क्वायर इसलिए किया कुलदीप क्योंकि पाइपों की जो एफिशिएंसी होगी वो क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। जितना बड़ा पाइप का मुंह होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उतनी उसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो पाइप का मुंह मतलब, जो पाइप का मुंह तो सर्कल की तरह से होता है ना, पाइप को देखते हो तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में एफिशिएंसी का रेशियो होगा। लव यू संपत भाई। CISI में भी आपके 1 वीक लगेगा, पूरा बड़ा टॉपिक है। नहीं ग्रीस, ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। एक टैंक इज फिटेड विद पाइप, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट। एक टैंक में कुछ पाइप लगे हैं, कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले। ऑल फिलिंग पाइप फिल एट द सेम रेट, सारे फिलिंग पाइप सेम रेट से फिल करते हैं, मतलब सबकी एफिशिएंसी बराबर है। एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप्स ड्रेन एट द सेम रेट, और सारे खाली करने पाइप सेम रेट से खाली करते हैं। एम्प्टी टैंक जो है वो कंप्लीटली 6 घंटे में भर जाता है, जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप काम करते हैं। लेकिन 60 घंटे का टाइम लगता है जब 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप काम करते हैं। तो बताइए एम्प्टी टैंक को कंप्लीटली फिल्ड होने में कितना समय लगेगा, जब एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप काम करें। मैं ये सवाल जो है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सवाल कराया है। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है टाइम एंड वर्क में, मैन और वुमेन का, ये वैसा ही समझ लो कि कुछ वैसा ही सवाल है। आप मुझे बताइए, एक सिस्टम में कुछ पाइप लगे हुए हैं, कुछ इनलेट है, कुछ आउटलेट है। मैंने मान ली कि इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आई है और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी ओ है।
एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आई है, एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी ओ है, लेकिन आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी होती है नेगेटिव को कि खाली करता है। अब मुझे एक बात बताइए, सारे इनलेट पाइप की एफिशिएंसी बराबर बराबर है, टैंक कंप्लीटली फिल हो जाता है 6 घंटे में जब 6 फिलिंग पाइप लगाओगे। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में आई भरता है तो 6 कितना फिल करेंगे, 6 आई। 6 इनलेट पाइप लगा दिए, 5 खाली करने पाइप लगा दिए, खाली करने वाले। एक आउटलेट पाइप ओ यूनिट खाली करता है तो 5 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, 5 ओ। तो 1 घंटे में इतना पानी फिल होता है 6i माइनस 5o, और टोटल टैंक 6 घंटे में भर जाता है तो इंटू 6। क्या ये टैंक की टोटल कैपेसिटी नहीं आ जाएगी? क्या ये टोटल टैंक की कैपेसिटी नहीं आ जाएगी? बोलो हाँ। अरे मैन वुमेन वाला क्वेश्चन कराया था ना, 6i माइनस 5o इंटू 6। क्लियर है? बट इसी पाइप, इसी टैंक को भरने में 60 घंटे का समय लगता है। यदि 5 फिलिंग पाइप लगे यानी कि 5i काम करेगा, और 6 ड्रेनिंग पाइप, मतलब कि 6 जो पाइप है वो आपको ड्रेन करेंगे, तो 1 घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा, 5i माइनस 600, और पूरा टैंक 60 घंटे में भरता है तो 60 घंटे में इतना फिल होगा। ये भी टैंक की टोटल कैपेसिटी होगी। तो क्या दोनों को आप इक्वल नहीं रख सकते? अरे इतना ही तो फंडा था, और कुछ थोड़ा ना करना है भैया आपको। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैन वुमेन वाला मैंने जैसे सवाल कराया ना वही है। हालांकि इस टाइप की क्रिएटिविटी कैट के पेपर ही सबसे पहले दिखाता है कि ऐसा सवाल पाइप्स सिस्टम में डिजाइन कर दिया। ठीक है ना? क्लियर ना? देखिए 6 से 60 कितनी बार कट जाएगा आपका? 10 बार कट जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 आई और ये तुम्हारा 50 आई, तो 6 आई और 50 कितना हो गया तुम्हारा? 44 आई, 44 आई ना। इधर देखो 5 ओ और 60 ओ, 5 ओ और 60 ओ, ये 60 ओ माइनस 5 55 ओ हो जाएगा। तो यहां से आउट इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो 55/40 5/4 आ गया ना। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:4 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब आप कुछ भी निकाल लो। अगर मैं यहां पे रख देता हूं, अगर मैं यहां पे आई की वैल्यू 5 रख दूं और ओ की वैल्यू 4 रख दूं, तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी टैंक की, आ जाएगी 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20 इंटू 6, यानी कि 30 माइनस 20 10 10 इंटू 6 60। तो 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। अगर इसे 60 यूनिट कैपेसिटी वाले टैंक को भरे एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप, तो 2 तो फिलिंग पाइप हो गए, 2 इनलेट पाइप, 1 आउटलेट पाइप, तो 2 इनलेट पाइप 2 पंजे 10 भरेंगे, 1 आउटलेट पाइप 4 खाली करेगा, तो कुल मिला के 1 घंटे में 6 यूनिट भरा जाएगा। अगर 1 घंटे में 6 यूनिट भरा जाएगा तो 60 यूनिट को फिल करने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा, 10 आवर का। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 10। बताइए। हाँ सोनू, कमेंट दिख रहा है मुझे तुम्हारा। ठीक है। पेपर में कैसे खुलेगा ये क्वेश्चन? अभिषेक को पेपर की चिंता है। अबे रेलवे में एक सवाल आया था, हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको कराया नहीं, पाइप्स एंड सिस्टम का पूरी कहानी आई थी, 15 लाइन का सवाल आया था। रेशियो आ जाएगा ना सिंप्लीफाई करके। ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क में भी कराया ना, मैन वुमेन वाला। ठीक है, अबे अच्छे लेवल का सवाल है भाई, है ना। ठीक है, भी टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर यही तो होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने वाली क्या बात है? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कर लेंगे। चलो ठीक है ना। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना, ना हो तो फिर मैं उनको करा देंगे बाद में। ठीक है, चलो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पेपर में सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बहुत कम आते हैं, और अब बहुत व्यवहारिक जीवन में भी सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कम जगह यूज होता है। बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है, और ज्यादातर इंटरेस्ट का काम जो है तुम्हारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। जो लाला वगैरह उधार देते हैं, अब वो तो बहुत ही उल्टा सीधा ब्याज लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट व्यवहारिक रूप से अब ज्यादा प्रयोग में नहीं है, इसलिए इस पे पेपर में भी कम क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, अगर आप सीजीएल प्री का पेपर लिख रहे हैं, पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगर हम सीजीएल प्री का पेपर लिख रहे हैं, सीएचएसएल का पेपर लिख रहे हैं, दोनों का जो एग्जाम का पैटर्न है, लेवल है, लगभग लगभग सेम है। ठीक है, गुड आउट। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा सवाल नहीं आएगा। अगर आप सीपीओ का पेपर देखोगे तो सीपीओ के पेपर में भी 50 सवाल में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लेकिन सीजीएल, अगर आप मेंस के एग्जाम की बात करोगे, मेंस के पेपर की, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की बात करोगे, सीडीएस के पेपर की भी, तो भी 100 में से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे? एसआई बहुत टफ है, एसआई बिल्कुल टफ नहीं है। चलिए बहुत आसान है सिंपल इंटरेस्ट। अब सुनना,
अब सुनना, ध्यान से सुनना सारे लोग। देखिए क्या होता है, क्या होता है, मैं आपको ध्यान सुनना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सपोज आप एक साहूकार के पास गए, है ना, आप एक साहूकार के पास गए, बनिए लाला जी के पास गए, और आपने लाला जी से बोला कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो। तो लाला जी ने आपको 10,000 रुपए उधार दे दिए। कितने रुपए उधार दे दिए? 10,000 रुपए उधार दे दिए। एक व्यवहारिक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 रुपए उधार दे दिए लाला जी ने आपको, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये इसको जो आपने जो धन उधार लिया, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। और हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको मूलधन। ये क्या होगा? मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल, मूलधन। क्लियर है? कोई डाउट है? फिर लाला जी पूछेंगे आपसे कि भैया बताओ कितने टाइम के लिए उधार दे दो, कब तक चुका दोगे? तो आप बोलोगे लाला जी से मैं 3 साल बाद चुका दूंगा। तो ये होता है समय। समय आपने कहा लाला जी से कि मैं 3 साल बाद चुका दूंगा, तो टाइम हो गया 3 इयर्स। अब ये तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि आप जितना पैसा उधार ले रहे हो वो हो गया 10,000 रुपए, ये प्रिंसिपल हो गया। कितने टाइम पीरियड के लिए उधार ले रहे हो? 3 साल के लिए, समय हो गया। अब एक चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और वो होता है तुम्हारा रेट। रेट, रेट परसेंट, रेट परसेंट, और हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको ब्याज की दर। ब्याज की दर प्रतिशत, रेट परसेंट। क्लियर है? अब रेट होता क्या है? सारे सवालों की इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है संपत, बहुत ज्यादा नहीं आता। इंस्टॉलमेंट भी कराऊंगा, उसकी एक मिक्स सीट आएगी, ध्यान से सुनना। सीआई से दिव्यांशु ज्यादा सवाल आते हैं। जावेद क्या हुआ भाई? इधर देखिए, ब्याज की दर, आप रेट को पकड़ के रखिए, चाहे एसआई का सवाल हो चाहे सीआई का सवाल हो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेट, ब्याज की दर। अब रेट होता क्या है? देखो रेट होता है, अगर मैं रेट की परिभाषा बोलूं तो आप सुनना, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही रेट है। एक साल में, एक साल में 100 रुपए पर दिया गया, एक साल में 100 रुपए पर दिया गया या फिर मिलने वाला, ठीक है ना, आप दोगे और लाला जी को मिलेगा। एक साल पर 100 रुपए में दिया गया या मिलने वाला ब्याज ही रेट है। एक साल में 100 रुपए पर दिया गया या मिलने वाला ब्याज ही क्या है? ब्याज ही आपका रेट है, दर है। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एक साल में 100 रुपए पर आप जितना इंटरेस्ट पे करते हो वही तुम्हारी रेट होती है, वही तुम्हारी रेट होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर, 100 रुपए पर आप एक साल में 8 रुपया ब्याज देते हो, तो 100 रुपए क्या है? प्रिंसिपल, और टाइम पीरियड कितना है? एक साल, और एक साल में आपने इंटरेस्ट कितना दिया? इंटरेस्ट दिया है 100 रुपए पर आपने एक साल में 8 रुपए, तो आपकी ब्याज की दर क्या हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट की दर क्या हो जाएगी? 8%। सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगा? एसआई का रेट कितना हो जाएगा? 8%। बस इतनी सी परिभाषा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मतलब आपने अगर 100 रुपया उधार लिया है और एक साल में आपको 8 रुपया ब्याज देना है, तो आपको लाला जी को 100 रुपया प्रिंसिपल तो लौटाना ही लौटाना है, प्लस 8 रुपया आपको ये ब्याज भी देना पड़ेगा। तो आपको अमाउंट जो है 108 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। कितना अमाउंट जो है? 108 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। ये बात है, क्लियर है? कोई डाउट ना? अब सुनना सारे लोग, वैसे ही छोटी छोटी सी बातें सभी लोगों को आती होंगी ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर, 100 रुपए पर अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर एक साल में, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलता है, 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलता है वही 8 रुपए होता है, वही रेट होता है। अगर मैं रेट परसेंट को यहां पे थोड़ी देर के लिए आर मान लूं, क्या मान लूं? आर। तो आप मुझे बताइए इस बात का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर एक साल में ब्याज जो है वो आर बना है। ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताइए फिर 1 रुपए पर, 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज बनेगा? 1 रुपए पर एक साल में ब्याज बनेगा फिर आर बटे 100 रुपए। अगर 100 रुपए पर एक साल में 8 रुपया ब्याज बनता है तो 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? आर बटे 100। लेकिन अगर मैं पी रुपया उधार लेता हूं तो पी रुपए पर मुझे एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे पी इंटू आर बटे 100। इतनी बात तो सभी जानते हो कि अगर 1 रुपए पर आर बटे 100 ब्याज दे रहे हैं तो पी रुपए पर पी इंटू आर बटे 100, पी गुना ब्याज देंगे ना। अब अगर हम एक साल की बजाय ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार ले, सपोज टी टाइम के लिए पैसा उधार ले, टी साल के लिए, टी साल के लिए पैसा उधार ले, आप मुझे बताओ, ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल बराबर बराबर देना होता है। अगर पहले साल ऐसा ही 8 रुपया है तो दूसरे साल भी 8 रुपया होगा, तीसरे साल भी 8 रुपए, चौथे साल भी 8 रुपए। तो अगर पी रुपए पर एक साल में पी आर बटे 100 है तो टी साल में कितना ब्याज देना होगा? टी साल में ब्याज देना होगा पी आर टी अपॉन 100 रुपए। क्लियर है? और यही क्या आ गया? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया। क्लियर है ना? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी रुपए प्रिंसिपल पर आर रुपए पर आर परसेंट ब्याज की दर से टी सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। ये चीज यहां से निकल के आती है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे वापस आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, टाइम पीरियड है 3 ईयर, और मैं रेट ले लेता हूं तुम्हारा 8%। ये क्या ले लेता हूं? मैं रेट ले लेता हूं मैं तुम्हारा 8%। ये ब्याज की दर है। आर क्या है? तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा रेट ना, ये हो गया आपका रेट ना। अब आप मुझे बताना कि सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना मिला आपको टोटल 3 साल में। आप देखिए, मैं बस आपको इतनी बात समझाना चाहता हूं, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो कुछ भी कर सकता है, उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मूलधन है।
टाइम पीरियड है 3 साल, 3 साल रुपए टाइम है। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? एक साल में ब्याज मिलता है 8%। अगर एक साल में ब्याज 8% मिलता है तो दूसरे साल भी आपको 8% ब्याज देना है प्रिंसिपल पर। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर दिया जाता है 10,000 रुपए पर एसआई में, और तीसरे साल भी आपको 8% ब्याज देना है। तो टोटल आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 8 + 8 यानी कि 24%। तो सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव जो होता है ना, वो रेट की मल्टीप्लाई कर दो, रेट परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर दो टाइम पीरियड में। आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर एक साल में 8% ब्याज देना, रेट का मतलब 100 रुपए पर एक साल में दिया गया ब्याज, अगर एक साल में 8%, लेकिन हम तो 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो कितना ब्याज देना होगा आपको? ब्याज देना होगा आपका 24%। आपको 24% ब्याज देना होगा। कितना ब्याज देना होगा? 24%। प्रिंसिपल हमेशा जो होता है, मूलधन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो आप मुझे बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट जो इफेक्टिव 3 साल में कुल मिला के आपको 24% ब्याज देना है, तो आपको कितना अमाउंट लाला जी को वापस करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब हिंदी में होता है मिश्र धन, कि आपको मूलधन तो लौटाना ही लौटाना है, प्रिंसिपल आपको प्रिंसिपल 100% तो लौटाना ही लौटाना है, लेकिन 3 साल में 8% पर एनम के हिसाब से, 8% पर एनम रेट जो होता है वो पर एनम होता है पर ईयर। एक साल में 8% ब्याज, तो 3 साल में 24% ब्याज, आपको 100% प्रिंसिपल प्लस 24% ब्याज, आपको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 124%, 124% आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर 100% का मतलब 10,000 रुपया है, अगर 100% प्रिंसिपल आपने उधार लिया जिसका मतलब 10,000 रुपए है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि आपको लौटाना है अमाउंट 124%, तो 124% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,400 रुपए, और यही आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? 12,400 रुपए। तो ये इतनी कहानी, जिस बच्चे को इतनी कहानी समझ में आ गई उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट नेट इफेक्टिव कितना हुआ, नेट इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना हुआ। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि एक साल में तो R% मिलता है, तो T साल में कितना मिलेगा? R% इंटू टी। बस इतना फंडा, और कुछ नहीं है। कर लोगे ना? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? अगर डाटा बहुत ज्यादा आसान दे रखा है तो आप 100% मान के चीजों को सॉल्व कर लीजिएगा, 100% मान के, ठीक है, 100% मान के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर डाटा डिफिकल्ट दे रखा है, जैसे कि आप मुझे बताइए ये प्रिंसिपल है, सपोज आप मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल है और टाइम दे देता हूं मैं आपका, सपोज यहां पे 4 साल, 4 इयर्स, टाइम देता हूं मैं आपका 4 इयर्स, और रेट दे देता हूं सपोज में आपका, कितना रेट दे देते हैं? हम दे देते हैं आपका 27.5, या हम दे देते हैं यहां पे रेट आपका 18.33%। रेट दे दिया मैंने आपको 18.33% पर एनम, ठीक है। और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव, सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव, और ये हो गया आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए आप सुनना गौर से, सारा का सारा जो खेल है ना वो इस रेट का 18.33%। ये बहुत टिपिकल परसेंटेज है। तो अगर आपको कोई ऐसी टिपिकल परसेंटेज दिखती है तो फिर आप कैलकुलेट कर लो इसको, आप इसको कैलकुलेशन करो फिर फ्रैक्शन में। 18.33% का मतलब होता है 10% प्लस 8.33%, ये होता है। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, तो एलसीएम आ गया 60, तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, यानी कि आ गया 11/60, 11/60। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60। तो 18.33 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तुम्हारी 11/60। इस फ्रैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है? इस फ्रैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है? मैं यहां पे कहता हूं कि ब्याज की दर 18.33% पर एनम है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल, अगर आपका मूलधन 60 यूनिट है, अगर आपका मूलधन जो है, अगर आपका प्रिंसिपल 60 यूनिट है, न्यूमरेटर में जैसा परसेंटेज में सिखाते हैं, तो ये 11 जो है, अगर प्रिंसिपल आपका 60 यूनिट है तो एक साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फिर उस पे 11 यूनिट लगेगा। तो अगर मैं प्रिंसिपल को सपोज यहां पे 60 यूनिट मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं? 60 यूनिट। अगर आप मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 60 यूनिट, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लगना चाहिए 11 यूनिट। क्योंकि 18.33% का मतलब क्या? 11/60। तो 60 का 18.33% ही 11 रुपए होता है। तो अगर 60 रुपया प्रिंसिपल है, 60 यूनिट प्रिंसिपल है, तो एक साल में ब्याज लगना चाहिए फिर 11 रुपए। अगर एक साल में ब्याज 11 यूनिट लगता है तो 4 साल में ब्याज कितना लगेगा? फिर 44 यूनिट, यानी कि 44 यूनिट। आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल मेरा 60 यूनिट है और मुझे 44 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट देना है, तो मुझे ब्याज के साथ कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 60 + 44, यानी कि मुझे अमाउंट जो रिटर्न करना पड़ेगा वो अमाउंट होगा 104 यूनिट, 104 यूनिट। ये हो गया। पर ईयर का नहीं देते आलोक, स्टैंडर्ड इज पर ईयर, स्टैंडर्ड इज पर एनम। हाँ नीरज, क्लियर है भाई? तो
अगर देखो इसके अलावा और कुछ भी पिक्चर नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव कैसे निकाला? सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव आज भी है, पर एनम का 11 यूनिट है और 4 साल के लिए दिया गया है, तो 11 इंटू 4 टोटल 44 यूनिट, ऐसे ही तो आएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर डाटा आसान है तो फॉर्मुला हो गया, अगर डाटा आसान है तो आप 100% मान के सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप फिर फ्रैक्शन पे चले जाइए। यहां तक किसी को कोई डाउट? जिसको ये बातें समझ में आ गई उसको कुछ भी नहीं करना है, उसका सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यूनिट लिया क्योंकि आप यहां पे 100% मानते, 18.33 का 4 गुना, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती, इसलिए। राहुल पी को ये एज्यूम कर, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। सपोज इसकी वैल्यू दे देता वो यहां पे तुम्हारी 7200 रुपए, अगर सपोज उसकी 7200 रुपए दे देता तो कितनी होगी? 120 गुना हो गया, और इसके 120 गुना हो गया, और आपसे अमाउंट पूछ लेता तो इसका 120 गुना ही तो कर देते, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12,480 रुपए आ जाता तुम्हारा। ऐसे होगा ना सवाल, समझ गए ना? फ्रैक्शन जो है ये मैंने परसेंटेज में आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, इसमें किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पूछ लेता है। ये बात समझ में आई ना? रेट मैंने 2 जगह लिखा है, तो रेट परसेंट पर एनम है, और यह सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना आया टोटल 4 सालों में। अलग अलग चीजें, रेट होगा 1 साल का इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में। क्लियर है ना? नहीं नहीं, अरे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 11 रुपए है ना, तो 60 यूनिट प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर सपोज यहां पे प्रिंसिपल को 7200 रुपए दे देता तो 60 यूनिट की 7200, 1 यूनिट के लिए 120 रुपए, 160 का 7200 120 गुना है ना, तो 104 यूनिट के लिए पूछ लेते, 104 गुना 120, 12,480 रुपए हो जाता। फॉर्मुला नहीं लगाना है, ये फॉर्मुला जो है ये भूल जाइए, मैं कभी बहुत ही जरूरत पड़ेगी फॉर्मुले से आसान होगा तब लगाएंगे, अदरवाइज जो हमारा बेसिक कंसेप्ट जाएगा वो ये जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला। और सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? R% इंटू टी। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी ब्याज की प्रभावी दर, विवेक वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, छप गया दिमाग में? चलिए, अगर इतनी बात आपके दिमाग में छप गई तो फिर आपको क्वेश्चन भी दिमाग में जल्दी जल्दी छपने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आएगा सीधा आपके सामने, फटाफट आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, सीपीओ 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, जल्दी से बनाइए। एक बात और ध्यान रखना कि पिछले 2 सालों से सिंपल इंटरेस्ट का डाटा बहुत कैलकुलेटिव देखने में लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाकर जब सवाल करोगे तो उसमें डाटा बहुत आसान है, उन सवालों को करने का कोई फायदा नहीं है। आज के हिसाब से जो डाटा आता है वो बहुत थोड़ा देखने में बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, चलिए प्रियंका अब समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ये बनाइए। देखिए, एक है बंदा ए, उसने बी से एक लोन लिया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए। ए ने बी से लोन लिया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए, एंड रिपेड दी लोन, लोन को चुका दिया ब्याज समेत इतने रुपए देकर। तो ये इतना रुपया देकर उसने अपना लोन चुका दिया, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर उसने इतना रुपया दिया। तो बताइए उसने कितना अमाउंट लोन लिया था। यहां डाटा बहुत आसान है, अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल 100% है, अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल आपका 100% है, कितना है? 100%, तो 1 साल में 8% ब्याज देना पड़ता है। 2 साल के लिए पैसा लिया तो 2 साल में कितना ब्याज देना होगा? 16% ब्याज देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो इफेक्टिव गया 2 सालों में, जो ब्याज देना पड़ा आपको 16% देना पड़ा। तो कहने का मतलब आपका जो अमाउंट हो गया 100% प्रिंसिपल चुकाना है। अरे कर्जा कैसे चुकता है? आप ब्याज भी दो और प्लस प्रिंसिपल भी दो, 116% आपको देना होगा। क्लियर? 116%। तो माइंड में आना था कि आपको पैसा दिखाने के लिए 116% चुकाना होगा। 116% की वैल्यू दे रखी है और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, लेकिन आप जो है कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन से उठा लो। अगर आप देखो आपका प्रिंसिपल है 100%, आपका अमाउंट है 116%, 116% का मतलब 1 का 1.16 गुना हो गया। अरे 116% का मतलब हो गया 100% प्लस 16%, यानी कि 1.16 गुना हो गया। ये लॉजिक आप डेवलप करिए अपने अंदर कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल